दुबई, जिसके ऊपर रेगिस्तान का टैग लगा हुआ है, वहाँ पर अभी साल 2024 में ऐसी बारिश हुई जितना 75 सालों में नहीं हुआ था। साल 1949 यानी जब से इन्वायरमेंटल डेटा स्टोर होना शुरू हुआ है, तब से लेकर आज तक दुबई में इतना रेनफॉल नहीं हुआ था। पर 16 अप्रैल 2024 को लगभग 127 मिलीमीटर पानी बरसा, वो भी एक दिन में। अंदाजे के लिए आपको बता दूं कि औसतन अगर आप दुबई का कोई भी जगह ले लो तो पूरे साल में, इंटायर ईयर में 127 मिलीमीटर पानी बरसता है। यानी 16 अप्रैल को पूरे साल का पानी एक दिन में ही बरस गया। दुबई के कई छोटे रीजन्स में इसका डबल 250 मिलीमीटर पानी बरसा, यानी 2 साल का वर्थ का पानी एक दिन के अंदर। दुबई के रिच लोग अपने गाड़ी को वाटर फ्लोटर्स में ले जा रहे हैं, लोग पैनिक कर रहे हैं। ऐसा सीन तो कॉमन हो गया इस रेन के चलते। अभी के समय में 90% लोग का ये मानना है कि ये क्लाउड सीडिंग के वजह से हुआ है। और इंडियन मीडिया, जिसे मैं देख रहा हूँ पूरी खुले आंखों से, वो बता रही है कि कृत्रिम बारिश के चलते डूब गया दुबई। अबे यार, हाफ नॉलेज किसी के पास नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। और कुछ न्यूज ऐसी होती है जो बस हाइप में आती है, उसका रॉन्ग रीजन दिया जाता है और लोगों में वही फैल जाता है, लोग वही मान लेते हैं। वैसे क्लाउड सीडिंग में जहां बारिश नहीं होता है, वहां नमक के जरिए और कई केमिकल प्रोसेस के जरिए बादलों को तंग किया जाता है ताकि वो बरसे और आर्टिफिशियल रेन हो पाए, कृत्रिम बारिश। ज्यादातर लोग ये सोच रहे हैं कि छेड़छाड़ हुआ नेचर के साथ, इसलिए पूरा दुबई डूब गया। सुनने में ये काफी लॉजिकल लग रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, क्लाइमेट एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। क्लाउड सीडिंग यानी आर्टिफिशियल रेन आज से ही नहीं बल्कि साल 1990 से ही चलते आ रही है। और क्लाउड सीडिंग प्रोसेस को दुबई और दुनिया के कई जगहों पर सालों से यूज किया जाते आ रहा है। दुबई के इस हालत के चलते लोगों में ये हाइप बना और लोगों में इस क्लाउड सीडिंग को लेकर अवेयरनेस हो गई। इसलिए आर्टिफिशियल रेन ये टॉपिक सबको नया लग रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्लाउड सीडिंग जैसे तुच्छ इंसानी प्रोसेस से इतना बारिश नहीं कराया जा सकता मेरे भाई। अगर ऐसा होता तो वो जगह है धरती के जहां पर बारिश ना होने के चलते लोग जूझ रहे हैं सूखे से, तब तो उन सारे जगहों पर फुल फ्लेज्ड बारिश कराई जा सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं है। बिलियनियर्स बिलियंस ऑफ डॉलर खर्चा कर रहे हैं ताकि ऐसा कुछ निकल पाए जिससे हम ह्यूज लेवल की बारिश कर पाए। और क्लाउड सीडिंग से बस कुछ मिलीमीटर ही फर्क पड़ता है, पॉइंट में, ज्यादा नहीं पड़ता। नेचुरल तरीके से जहां बारिश हो रही है वहां तो कोई लिमिट नहीं है। हमारा पावरफुल नेचर अनलिमिटेड बारिश कर सकता है, लेकिन इंसान बस उसमें कुछ मिलीमीटर ही ऐड कर सकता है। दुबई में जो इतना ह्यूज रेनफॉल आया है, ये क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम बारिश के चलते नहीं हुआ है, ये पहले आप जान लो। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो ये जानकारी लोगों में, आपके परिवार में फैल रही है, उनको बताओ कि क्लाइमेट एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। वो एक्सपर्ट्स जो अपना पूरा जिंदगी क्लाइमेट को स्टडी करने में लगा देते हैं। तो आखिर बारिश की वजह क्या थी? आखिर रिसर्चर्स के हिसाब से बारिश की वजह थी क्लाइमेट चेंज। दुनिया भर में ये कहा जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज धरती को अनप्रेडिक्टेबल बना देगा। यानी अब आने वाले वक्त पे गर्मी इतना आएगा कि लोग जलेंगे, ठंडा इतना आएगा कि लोग जम जाएंगे, और बारिश इतना होगा कि लोग डूब जाएंगे। सिंपली पोएटिक लाइंस में कहूं तो ये क्लाइमेट चेंज हुआ है लोगों के पॉल्यूशन के चलते, जिसने अर्थ के नेचुरल साइकिल्स को डिस्टर्ब कर दिया है। तो क्लाइमेट एक्सपर्ट्स के हिसाब से जब तक बच्चा क्लाइमेट चेंज को सीरियसली नहीं ले लेता, तब तक नेचर में हमें ऐसे सरप्राइजेस देखने को मिलते रहेंगे। कई बार लोग ये पूछते हैं कि दवाई को कैसे पता रहता है कि मुझे कहाँ जाना है शरीर में। दवाई के कई प्रकार होते हैं। अगर आपके स्किन पे कुछ हुआ है और वहां पे आप दवाई लगा रहे हो तो समझ आता है। सिंपल लॉजिक है, दवाई उस एरिया पे काम कर रही है। यहाँ पर तो सब क्लियर है। और इंजेक्शन भी किसी एक एरिया पे सेंड किया जाता है और ये भी समझ आता है कि उस जगह पे वो इंजेक्शन काम कर रहा है ज्यादातर। लेकिन ओरल दवाइयों का क्या? जो दवाई हम खाते हैं और वो पेट में जाता है, तो उसे कैसे पता होता है कि कहाँ जाना है शरीर में? तो देखो, इसका आंसर ये है। आपका सर दर्द कर रहा है, आपने सर दर्द वाली दवाई खाई, वो आपके पेट में गया और फिर वो दवाई आपके ब्लड स्ट्रीम में मिल गई, यानी खून में मिल गई। अब आपका जो ब्लड स्ट्रीम है वो आपके शरीर में दौड़ता एक सुपर फास्ट कार की तरह है, जो बहुत ही कम समय में दवाई को बॉडी के हर पार्ट पे ले जा सकता है, क्योंकि खून हर जगह होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेडिसिन को एक्चुअली में पता नहीं होता है
कि उसे कहाँ जाना है या फिर उसे किसी एक पार्ट में जाना है। ये इंफॉर्मेशन मेडिसिन में नहीं होती है। ज्यादातर मेडिसिन आपके शरीर के हर पार्ट में जाती है और जहां कुछ हुआ है वहां भी चली जाती है उसी बहाने, और इसीलिए दवाइयां वहां भी काम कर देती है जहां उसे नहीं करना चाहिए, और इसे ही साइड इफेक्ट कहते हैं। जैसे कैंसर के कीमोथेरेपी में गोल ये होता है कि जहां पे शरीर में सेल्स रैपिडली ग्रो कर रहे हैं तेजी से, उनको खत्म करना है। पर हमारे शरीर में ऐसे और भी कई जगहें हैं जहां पर सेल्स बहुत रैपिडली ग्रो होते रहते हैं। जैसे जिस जगह आपका हेयर उगता है वहां पर रैपिड ग्रोथ होता है सेल्स का, तो कैंसर का केमोथेरेपी वहां भी असर कर देता है, जैसे बालों में। और इसलिए कैंसर के ट्रीटमेंट में लोगों का बाल चला जाता है। ये आपने जरूर देखा होगा और सुना भी होगा। ज्यादातर दवाई तो शरीर के हर जगह में पहुंचती है, और कंप्लीटली टारगेटेड दवाई, एक ऐसी दवाई जो एक टारगेटेड जगह पर पहुंचे, ये अभी तक भी मेडिकल साइंस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन कुछ कुछ ब्रेक थ्रूज हुए हैं इस एरिया में। जैसे अगर एक दवाई के केमिकल स्ट्रक्चर को ही ऐसा बनाया जाए कि वो मैग्नेट की तरह काम करे आपके शरीर में मौजूद किसी एक जगह के केमिकल रिलीज पे। यानी जैसे मान लो किसी के घुटने में प्रॉब्लम है, अब जहां प्रॉब्लम है घुटने में, वहां पर इंटरनली हमेशा एक केमिकल रिलीज होते रहती है, तभी दर्द होता है। तो जो दवाई इंसान खा रहा है उसके अंदर ऐसी केमिकल प्रॉपर्टी होगी कि वो बॉडी में जाके वहीं पे बाइंड करेगा जहां पर एक स्पेसिफिक केमिकल सबसे ज्यादा निकल रही है। जैसे इस एग्जाम्पल में घुटने में जहां दर्द है, ऐसी दवाइयां एग्जिस्ट करती है और बड़े बीमारियों की भी ऐसी दवाई आ चुकी है। लेकिन टारगेटेड मेडिसिन को और परफेक्ट बनाना, ये इसी फील्ड पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हो रहे हैं। कहा जाता है ओशियन इज द रियल डैडी। धरती पे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स टुकड़ों में बटे हैं, ये तो आपको पता ही होगा। अमेरिका अलग टुकड़ा, अफ्रीका अलग टुकड़ा, ऑस्ट्रेलिया अलग टुकड़ा, एशिया अलग टुकड़ा। लेकिन इमेजिन करो कि अगर हम धरती के सारे जमीन को एक साथ जोड़ दें, यानी बीच में कोई समुद्र नहीं, सब जमीन एक साथ, तो वो होगा 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। सिर्फ 148 बोलते हैं कि सारे जमीन का एरिया है 148, ठीक है। अब धरती का सिर्फ एक समुद्र लेते हैं जिसका नाम है पैसिफिक ओशन, सिर्फ उसी का एरिया है 166 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। जमीन का 148, इसका 166, यानी पैसिफिक ओशन का एरिया टोटल लैंड एरिया से भी ज्यादा है। और ये सिर्फ एक ओशन की बात की हमने। धरती के सारे ओशन को अगर हम लोग जोड़ दें एक साथ तो नंबर आएगा 361। आप और हम जनरली लैंड यानी जमीन को डोमिनेंट मानते हैं और समुद्र को देखते हैं तो कहते हैं वो देख समुद्र, लेकिन असल में समुद्र डोमिनेटिंग है धरती पे। और ओशन भाई लोग जब लैंड भाई लोग को देखते होंगे तो कहते होंगे वो देख जमीन। धरती का टोटल एरिया ले, टोटल, तो वो है 509, जिसमें से 361 पानी है और 148 लैंड है। और अगर आप इसको डीपली देखो तो दैट्स गजब। इंसानी शरीर में लगभग 14 केजी कार्बन होता है। कार्बन वो केमिकल है जिसने लाइफ को संभव किया है। और एक मजेदार बात, मान लो हमारे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको ले लेते हैं, आपका शरीर है मेरे पास, तो सिर्फ आपके शरीर से मैं 9000 पेंसिल को मैन्युफैक्चर कर दूंगा। 9000 पेंसिल्स के अंदर जो ग्रेफाइट होता है वो कार्बन से बना होता है। और आपके शरीर में इतना कार्बन है कि उतने कार्बन से 9000 पेंसिल्स मैन्युफैक्चर हो जाएंगे। आप अपने शरीर में 9000 पेंसिल्स को लेके घूम रहे हो, ये तो सोच के ही चुभ रहा है अंदर, लग रहा 9000 पेंसिल है। मैं अपने चैनल में माइंड के ताकत के बारे में बहुत कुछ बताया हूँ, जैसे कि आप जितना सोचते हो उससे 1 लाख गुना ज्यादा पावरफुल आपका माइंड है। अब एक ऐसा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के बारे में आपको बताऊंगा जो कि सुन के आपके होश उड़ जाएंगे, ये भी लिटरली। पॉइजन आइवी एक्सपेरिमेंट। ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसको वैज्ञानिक आज तक नहीं समझ पाए हैं। आपका जो थिंकिंग है वो सिर्फ मेंटली आपको इफेक्ट नहीं करता बल्कि फिजिकली भी करता है। ये एक्सपेरिमेंट जापान में हुआ था। उन्होंने बहुत लोगों को बुलाया और 2 ग्रुप बनाया। पहले ग्रुप को बुलाया गया और कहा गया कि हम आपके शरीर पे पॉइजन आइवी प्लांट टच करवाएंगे, जो कि एक खतरनाक पेड़ है।
आमतौर पे सभी को पॉइजन आइवी प्लांट के बारे में पता था। कुछ लोग पॉइजन आइवी ये नाम सुन के ही भाग गए वहाँ से। उनको नहीं कराना था अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कुछ पैसों के लिए, पर फिर भी बहुत लोग रुक गए कि पैसे तो मिलेंगे एक्सपेरिमेंट के, कर ही लेते हैं, एक दो पेड़ ही तो टच होगा। अब आते हैं दूसरे ग्रुप पे। दूसरे ग्रुप को ये कहा गया कि देखो एक नया प्लांट डिस्कवर हुआ है, उस चीज को हमें स्टडी करना है साइंटिफिक तरीके से, लेकिन ये प्लांट हार्मफुल नहीं है, ये प्लांट नया है और वो प्लांट हार्मफुल नहीं था, उल्टा और बेनिफिशियल था हाथ के लिए। पॉइजन आइवी का बिल्कुल उल्टा, अच्छे इफेक्ट्स को पढ़ने के लिए। तो ये चीज देख के वो लोग अग्री कर गए। कुछ तो अपने आप को लकी भी मानने लगे कि इस ऐतिहासिक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का हम हिस्सा बनने वाले हैं। फिर एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ। एक्सपेरिमेंट का नतीजा काफी स्ट्रेंज था। पहला ग्रुप जिसको पॉइजन आइवी दिया गया था, एज एक्सपेक्टेड उसमें से कई लोगों को एलर्जी होने लगी, डिस्कम्फर्ट होने लगी, रैशेस आने लगे और कई घंटों तक उनको अनकंफर्टेबल फील हुआ अपने स्किन पे। लेकिन प्लॉट ट्विस्ट ये है कि जिनको कहा गया था कि आपको पॉइजन आइवी वाला प्लांट दे रहे हैं, वो एक्चुअल में हार्मलेस वाला प्लांट था, नॉर्मल पौधा था वो, और उनको झूठ कहा गया था कि आपको पॉइजन आइवी देंगे हम। और दूसरा रूम जिसमें कहा गया था कि एक नया हार्मलेस प्लांट ट्राई कर रहे हैं हम, वो असल में पॉइजन आइवी प्लांट था। और जितने टेस्ट सब्जेक्ट्स थे उनमें से 90% को कुछ भी नहीं हुआ, जस्ट बिकॉज वो माने थे कि ये हार्मलेस प्लांट है, सिर्फ बोलने पे। ये माइंड के उस अल्ट्रा फेमस फेनोमेनन को दिखाता है जिसे कि प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। यानी जो हम मानते हैं वही होता है। लाइफ में अगर कोई ज्यादा ओवरथिंकिंग करे और नेगेटिव स्टेप्स ले तो लाइफ नेगेटिव ही बन जाती है, और लोग पॉजिटिव सोचे तो लाइफ पॉजिटिव ही बन जाती है। प्लेसिबो इफेक्ट में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट अनमैच्ड था। अभी आपको मैं एक ऐसी जानकारी दूंगा जिसपे आपको यकीन नहीं होगा। एक लिविंग थिंग यानी एक जिंदा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर सोल हो, आत्मा हो, लिविंग क्रिएचर, वो कितना बड़ा हो सकता है। बड़ा ऑर्गेनिज्म, ये सोच के आपके दिमाग में ब्लू व्हेल आ गया होगा। ब्लू व्हेल मछलियां, आपका पूरा बिल्डिंग जो है उसका भी डबल साइज का होता है और ये समुद्र में एग्जिस्ट करता है, ये तो सबको पता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बोलूं कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिएचर ब्लू व्हेल है ही नहीं, बल्कि उससे 100-200 गुना बड़ा एक क्रिएचर है। वैसे साई-फाई मत इमेजिन करो, क्योंकि मैं कोई गोरिल्ला या फिर गॉडजिला की बात नहीं करने वाला हूँ। इस धरती का सबसे बड़ा लिविंग क्रिएचर जो कि सिंगल ऑर्गेनिज्म है, वो 2400 एकड़ में फैला हुआ है। 2400 एकड़ यानी करीब 40 क्रिकेट स्टेडियम के बराबर। एक क्रिकेट स्टेडियम को इमेजिन मत करो, इतना बड़ा भी नहीं, बल्कि इससे और बड़ा। 40 क्रिकेट स्टेडियम के साइज में ये ऑर्गेनिज्म फैला हुआ है, और ये है धरती के नीचे, पेड़ों के नीचे, और ये है एक फंगस, एक अल्ट्रा लार्ज फंगस, और ये पूरा एक सिंगल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और इसका नाम है आर्मिलारिया ऑस्ट्रॉय, और ये रहता है यूएस के ओरिगन के नेशनल फॉरेस्ट पे। अब से कोई आपसे पूछे कि धरती का सबसे लार्जेस्ट लिविंग क्रिएचर कौन सा है जो कि एक सिंगल सोल हो, तो वो है ये फंगस। इसको प्यार से एओ भी बुला सकते हो, पूरा नाम बोलने की जरूरत नहीं है, एओ फंगस। अब मैं पढ़ लेता हूँ आप लोगों के कुछ कमेंट्स। भाई तुमने तो बताया था कि 2.5 PB स्टोरेज होता है ह्यूमन ब्रेन का, फिर इनफिनिट कैसे हुआ? अब तो चीटिंग करता है भाई तुम। लव फ्रॉम दिल्ली। मैं 5th में था जब आपकी फर्स्ट वीडियो देखा था, अब मेरा 12th का रिजल्ट आने वाला है। भाई मेरा चैनल का एज 8 साल है, यानी जो लोग जब सब्सक्राइब किए होंगे तो मान लो 17 साल के टीनेजर होंगे, वही अब 25 साल के हो गए हैं, मतलब व्हाट। बाकी पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ब्रेन का स्टोरेज इनफाइनाइट है, लेकिन आज से 4 साल पहले वाले वीडियो में तो मैंने बताया था कि 2.5 पेटाबाइट है, पीबी। चीटिंग करता हो तुम भाई, ये चीटिंग नहीं है। देखो साइंस के वर्ल्ड में कुछ भी कांस्टेंट नहीं होता है, हर चीज अपडेटेड रहता है। और जहां तक मेरी वीडियोस की लाइंस है, हर एक लाइन स्क्रिप्ट की जो राइट होती है उसको मद्देनजर रखते हुए ही नया स्क्रिप्ट बनाया जाता है। तो अगर मैं आपको ना बताता कि अपडेटेड रिसर्च क्या है तो ये चीटिंग होती। आपको उल्टा और अपडेटेड रहना चाहिए। तो न्यू रिसर्चेस क्या कह रही है उससे मैं आपको अपडेट कह रहा हूँ। अब अगर विज्ञान मान लो कुछ ऐसा लाइन को रिलीज कर दे कि ब्लैक होल होता ही नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो इसका मतलब 100 साल तक हमें पागल बनाया गया। अब हो सकता है विज्ञान आउटर स्पेस के दुनिया में कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ भी हैरतअंगेज चीज हो, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, आपको पता तो होना चाहिए। जागरूकता बहुत जरूरी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फैक्ट टेक्स दिस कमेंट इन दिस वीडियो? अगर किसी वीडियो में 3000 कमेंट है और आपका कमेंट 1 है, तो इसका मतलब रेशियो हुआ 3000:1। वाओ, ये तो इतना स्पेशल है देखा जाए तो।
कि मुझे लगता है काश मैं फैक्टेक्स के वीडियो पे कमेंट कर पाता और फैक्टेक्स मेरा रिप्लाई दे पाता। फैक्टेक्स आप लास्ट बार कब रोए थे? जल्दी बताना, ऑडियंस को जानना है। डेली रोता हूँ, तुम लोगों को क्या पता। अपने टूथपेस्ट में से नमक निकाल के सब्जी में डाल दो। ओके भाई, आपके पीछे वाला ग्लोब गिव अवे कर दो। ये ग्लोब चाहिए? लो लो भाई, आरसीबी कब आईपीएल जीतेगी बताओ जल्दी। पक्का तुम्हारा कोई दूसरा फेवरेट आईपीएल टीम है, जले पे नमक छिड़कता हो तुम। भाई मेरे साथ कंट्रोवर्सी कर लो। आ इधर आ, अपनी पाओ में आ इधर, आ इधर जल्दी आ, मारूंगा इतना ना। फैक्टेक्स भाई, आई वांट योर ब्लड। देखो एआई भैया, एक बार मौका देता हूं, मेरा कमेंट भी ले लो वीडियो में। भाई मुझे कोई लफड़े में नहीं पड़ना भाई, ले लिया भाई। भैया मेरे नाक में 2 छेद ही क्यों है, 3 या 4 क्यों नहीं? लव यू फ्रॉम दिल्ली। चांद पे सांस लिया जाएगा क्या? चांद पे सांस लिया जाएगा, लेकिन उसके लिए आर्टिफिशियल रूम सेटअप होते हैं। तो आपने रूम बनाने का कॉन्सेप्ट तो देखा होगा, चांद पे एक रूम बना दो, उसके अंदर आर्टिफिशियल हवा दे दो और ग्रेविटी को भी नॉर्मलाइज किया जा सकता है। लेकिन अगर चांद पे रहना है तो पूरा एक ग्लोबल सिस्टम बनाना होगा, जैसे कि एक ग्लास स्ट्रक्चर जो कि पूरे चांद को कवर करे और उसके अंदर ऑक्सीजन को लाया जाए, ऐसा कुछ। फैक्ट इज आई एम वाचिंग यू फ्रॉम 8 years ago, आई डिजर्व टू बी मेंशन्ड इन द वीडियो। भाई को सर्दी हो गया लगता है। राइस भाई, आप मेरा कमेंट वीडियो में क्यों नहीं डालते? बस एक बार डाल दो, मजा ही आ जाएगा। मजा आ गया होगा। भाई आप रील पे डांस वाली वीडियो बनाया करो। भाई पूरी दुनिया नाच रही है, मेरे को नाचने की जरूरत नहीं है, यकीन मी। भाई अपना नॉलेज गिव अवे कर दो। वही तो कर रहा हूं मेरे यार। तो ये था आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट करना कि वीडियो कैसा लगा। और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।